नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। लास्ट वीडियो में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, नवजात की देखभाल, स्तनपान के तरीके, कुपोषण एवं पूरक पोषण। ठीक है, तो इसी में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? इसमें हम शिशु की दैनिक देखभाल तक पढ़ चुके थे। आज हमें शिशुओं में जन्मजात विसंगतियाँ देखनी है। तो देखिए, इसमें है आनुवांशिक एवं पर्यावरण संबंधी कारकों द्वारा जन्मजात विकार अथवा विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं, विकृतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए, और वो विकृतियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली विकृति है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विसंगतियाँ। ठीक है, जो शिशुओं में आनुवांशिक या पर्यावरणीय कारकों द्वारा जो जन्मजात विकृतियाँ, ठीक है, या विकार उत्पन्न होते हैं, उनमें से जो पहली विकृति है वो है आपकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकृतियाँ। पहली इसमें भी देखिए क्या है, इसमें है जल शीर्ष। इसमें क्या है देखिए, मस्तिष्क की वेंट्रिकुलर सिस्टम में मस्तिष्क मेरु द्रव की अत्यधिक मात्रा के कारण मस्तिष्क संबंधी यह बीमारी होती है। प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में औसत 3 से 5 नवजात शिशु इस बीमारी से प्रभावित होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से औसत कितने बच्चों को जल शीर्ष नामक बीमारी होती है? तो याद रखिएगा, 3 से 5 नवजात शिशुओं को होती है। कितने में से? प्रति 1000 जन्मे बच्चों में से। ठीक है, आगे देखिए, आगे है स्पाइना बिफिडा। इसमें देखिए क्या है, स्पाइना बिफिडा क्या है? स्पाइना बिफिडा तंत्रिकीय नाल की विकृति है। जो स्पाइना बिफिडा है ये किसके संबंधी विकार है? तो ये विकार है तंत्रिकीय नाल संबंधी विकृति है। ठीक है, इस शब्द का अर्थ है दरार मुक्त रीढ़ या मेरुरज्जु का पूरी तरह घिरा हुआ ना होना। ठीक है, इसका क्या अर्थ है? स्पाइना बिफिडा का क्या अर्थ है? इसका मतलब है दरार मुक्त रीढ़ या मेरुरज्जु का पूरी तरह घिरा ना होना। देखिए, स्पाइना बिफिडा का सबसे गंभीर रूप वह होता है जिसमें दरार वाली जगह के नीचे की पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं या उसके नीचे के हिस्से में लकवा मार जाता है। ठीक है, संवेदनशीलता खत्म हो जाती है और मल मूत्र विसर्जन पर नियंत्रण नहीं रह जाता है। स्पाइना बिफिडा सबसे खराब स्थिति में कब होता है? सबसे गंभीर रूप में तब होता है, सबसे सीरियस ये तब होता है जब क्या होता है, तो दरार वाली जगह के नीचे की मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है और उसके नीचे के हिस्से में लकवा मार जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं क्या, जिनके कमर के नीचे का हिस्सा क्या होता है, संवेदनशील नहीं होता है, यानी कि उसमें पैरालिसिस हो गया होता है। ठीक है, संवेदनशीलता खत्म हो जाती है और मल मूत्र विसर्जन है, यानी कि वो लोग अपनी टॉयलेट वगैरह है, ठीक है, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, उस पर उनका नियंत्रण नहीं रह जाता है। आगे देखिए, आगे आपके कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य दिए हुए हैं। इसमें देखिए पहला क्या है, पहला है एक बच्चे को घातक ल्यूकेमिया होने पर प्रिडनाइसोन, ठीक है, प्रिडनाइसोन के साथ कीमोथेरेपी दी जाती है। पूछा जा सकता है आपको, एक बच्चे को ल्यूकेमिया होने पर उसको कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है? तो प्रिडनाइसोन के साथ कीमोथेरेपी दी जाती है। ठीक है, देखिए, प्रिडनाइसोन का साइड इफेक्ट मनोदशा परिवर्तन है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रिडनाइसोन है इसका साइड इफेक्ट क्या है, यानी कि इससे क्या दिक्कत हो सकती है? तो इससे मूड स्विंग्स होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी जो इंसान का मन है वो बदलता है कि अभी उसको अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर बाद उसको गुस्सा आने लगे, थोड़ी देर बाद वो इरिटेट होने लगे, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है युवा बच्चों में मस्तिष्क ज्वर की अति गंभीर समस्या परिधीय परिसंचरण पतन है। क्या है? आपसे पूछा जा सकता है कि परिधीय परिसंचरण पतन क्या है? तो यह युवा बच्चों में मस्तिष्क ज्वर की अति गंभीर बीमारी या अति गंभीर समस्या है। आगे देखिए, आगे है फेनिल कीटोन्यूरिया से ग्रसित बच्चों में आहार संबंधी उपचार में कम फेनिल एलनिन युक्त आहार शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्त्रियों में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर 12 से 16 ग्राम पर डीएल होता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है क्या कि स्त्रियों में जो हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर है, ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल लेवल है वो कितना है? तो वो है 12 से 16 ग्राम पर डीएल। ठीक है, आगे देखिए, आगे है अपगर स्कोर। ठीक है, वर्जीनिया अपगर ने वर्ष 1952 में विकसित किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि अपगर स्कोर किसने विकसित किया था? तो ये वर्जीनिया अपगर ने विकसित किया था 1952 में। आगे देखिए, आगे आपने क्या देखा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विसंगतियां देखी थी। अब क्या है आपकी, अब आपको देखनी है क्या,
आहार नाली असामान्यताएं, यानी कि आहार नाल से संबंधित जो विकृति या जो समस्याएं हैं आपको वो देखनी है। इसमें देखिए क्या है, इसमें पहला है क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप यानी कि कटे तालु एवं कटे होंठ। देखिए क्या होता है, नवजात शिशुओं में कटे होंठ या कटे तालु के सामान्य जन्म दोष पाए जाते हैं। ये गर्भावस्था के दौरान शिशु के चेहरे के ऊतकों में अधूरे विकास के कारण होते हैं। आपने कुछ बच्चों में देखा होगा कि उनके ओंठ या तालु क्या रहते हैं, कटे रहते हैं या उसमें किसी तरह के यानी कि वो सामान्य नहीं होते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान जो शिशु के चेहरे के ऊतक हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए हैं। आगे देखिए, आगे है खंडोष्ठ ऊपरी होंठ में दरार होती है। यह ऊपरी होंठ के एक तरफ भी हो सकता है या दोनों तरफ भी, ठीक है। ये एक तरफ भी हो सकता है और दोनों तरफ भी। ये कभी कभी नाक या ऊपरी जबड़े तक बढ़ने पर बहुत गंभीर समस्या हो जाती है। आगे देखिए, आगे है खंडोष्ठ एवं खंड तालु आमतौर पर जन्म के समय देखा जाता है। खंडोष्ठ और खंड तालु किसे कह रहे हैं, क्लेफ्ट पैलेट यानी कि कटे तालु और क्लेफ्ट लिप यानी कि कटे होंठ, ठीक है। खंडोष्ठ और खंड तालु, ठीक है। देखिए क्या है, खंडोष्ठ मतलब कटे होंठ और खंड तालु मतलब कटे तालु, ठीक है। देखिए खंडोष्ठ व खंड तालु आमतौर पर जन्म के समय देखा जाता है। गर्भावस्था की नियमित स्कैनिंग से इसका पता लगाया जा सकता है। आपसे पूछा सकता है कि खंडोष्ठ तथा खंड तालु का पता कैसे लगाया जा सकता है, तो गर्भावस्था की नियमित स्कैनिंग से इसका पता लगाया जा सकता है। आगे देखिए, आगे है सर्जरी से खंडोष्ठ व खंड तालु का उपचार किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि सर्जरी द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। आगे है शिशु की संवाद कौशलताओं में सुधार लाने के लिए कुछ बोलने व भाषा चिकित्सा की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें इसी में आगे देखिए, इसी में है ईसोफ्रेजियल एट्रेशिया यानी कि आहार नाल या ग्रास नली की अविरतता, ठीक है, अविवर्ता या अछिद्रता, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें है यह एक जन्मजात असामान्यता है जिसमें भ्रूणीय विकास के दौरान अपूर्णता के कारण ग्रास नली, ग्रसनी एवं अमाशय के बीच निरंतरता नहीं होती है। किसमें, ईसोफ्रेजियल एट्रेशिया में, ठीक है, यानी कि आहार नाली या ग्रास नली की अविरतता या अछिद्रता में क्या होता है, इसमें ग्रास नली, ग्रसनी और अमाशय के बीच में निरंतरता नहीं होती, यानी कि जो तीनों कोऑर्डिनेट होकर अपना काम करते हैं, इस बीमारी के दौरान ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ग्रास नली नासूर के द्वारा श्वास नली से संबद्ध हो जाती है, जिसे श्वास नली ग्रसिका, नालव्रण या नासूर कहते हैं। आगे देखिए, आगे है डायफ्रामेटिक हार्निया या हाइटस हार्निया। इसमें देखिए क्या है ये डायफ्रामेटिक हार्निया या हाइटस हार्निया। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें उदरीय अंगों के डायफ्राम में उपस्थित दोष या विकार के परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा में उत्क्षेपण हाइटस कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्क्षेपण हाइटस कहलाता है। आगे देखिए, आगे है अछिद्रित मल द्वार या गुदा। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें है गुदा अविरतता या एक जन्मजात बीमारी है जिसमें गुदा अनुपस्थित या बाधा युक्त होता है। ज़्यादातर मामलों में गुदा अविरतता ठीक किया जा सकता है। देखिए ये होता ज़रूर है, लेकिन क्या होता है कि अधिकतर मामलों में ट्रीटमेंट के द्वारा ये क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। आगे देखिए, आगे है आंतरीय अवरोध, ठीक है, यानी कि इंटेस्टाइनल जो आपका ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, यानी कि जो आपका आंत संबंधी जो बीमारी होती है, जो आंत संबंधी विकृतियां होती हैं वो, ठीक है। नवजात शिशु जन्मों में प्रति 1500 में एक नवजात शिशु, यानी कि कितना, 1500 में से एक बच्चे को, ठीक है, 1500 में से एक नवजात शिशु में जन्मजात आंतरिक अवरोध उपस्थित हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है ओम्फेलोसिल नाभिवर्ध या हार्निया। देखिए इसमें क्या होता है, नाभिरज्जु में आंत्रों का वर्ध या हार्निया कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, नाभिरज्जु में आंत्रों का वर्ध या हार्निया कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओम्फेलोसिल। आगे देखिए, आगे है, अब तक आपने क्या क्या देखा, अब तक आपने देखा था
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विसंगतियां और आहार नाली असमानताएं। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है हृदय विकार। ठीक है, हृदय विकार में देखिए पहला क्या है, हृदय विकार में पहला है आपका महाधमनी में निसंकुचन। ठीक है, क्या है ये, महाधमनी में निसंकुचन। देखिए इस जन्मजात विकार में महाधमनी का आंतरिक व्यास कम हो जाता है। मुख्यतः यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। कौन सा, एक नलिका पूर्व और एक होता है नलिका उत्तर, यानी कि नलिकोत्तर। ठीक है, याद रखिएगा जो महाधमनी में निसंकुचन है ये जन्मजात विकार है, और इसमें क्या होता है, महाधमनी का जो व्यास है, यानी कि जैसे मान लीजिए ये है कोई गोल चीज़ है, तो ये क्या हो जाती है, ये सिकुड़कर छोटी हो जाती है, सिकुड़कर क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, इसका व्यास कम हो जाता है। और ये कितने प्रकार की होती है, याद रखिएगा ये होती है दो प्रकार की, एक नलिका पूर्व और एक नलिका उत्तर, यानी कि नलिका मतलब नलिका पूर्व, और एक होती है नलिका उत्तर यानी कि नलिकोत्तर। ठीक है, आगे देखिए नलिका पूर्व क्या होती है, यानी कि प्रीडक्टल क्या होता है। इसमें देखिए नलिका पूर्व प्रकार में सब क्लेवियन धमनी एवं डक्टस आर्टरीरियोसिस के मध्य में सिकुड़न विकसित हो जाती है। किसमें होता है, ये होता है नलिका पूर्व में, यानी कि प्रीडक्टल में। उसके बाद देखिए पोस्ट डक्टल में क्या होता है, नलिकोत्तर में क्या होता है, इस नलिकोत्तर प्रकार में सिकुड़न डक्टस आर्टरीरियोसिस के ऊपर या उससे दूरस्थ भाग पर होता है। ठीक है, क्या होता है, जो नलिका पूर्व में है, ठीक है, इसमें क्या है, जो सिकुड़न है ये मध्य में होती है, और नलिकोत्तर में क्या होता है, ये जो सिकुड़न है उससे दूरस्थ भाग पर होती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है अनावृत फुफ्फुस महाधमनी मार्ग या पेंटेड डक्टस आर्टरीरियोसिस। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इसमें है अनावृत फुफ्फुस धमनी एवं महाधमनी के मध्य का संयोजन या मार्ग, जिसे डक्टस आर्टरीरियोसिस कहते हैं, जो अंतः गर्भाशयी जीवन में विद्यमान रहता है एवं सामान्यतः जन्म के समय बंद हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कभी कभी यह जन्म के पश्चात भी बंद नहीं होता, जिसके परिणाम स्वरूप महाधमनी से फुफ्फुस धमनी में रक्त का पार्श्व पतन या अपचालन होता है। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये जन्म के पश्चात भी, जन्म के बाद भी बंद नहीं होता है, जिससे क्या होता है, जिसके परिणाम आपसे पूछा सकता है। ठीक है, कि अगर ये जन्म के पश्चात भी बंद नहीं होता है तो क्या होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है, महाधमनी से फुफ्फुस धमनी में रक्त का पार्श्व पतन, यानी कि क्या हो जाता है, अपचालन हो जाता है, किसका, रक्त का, यानी कि खून का, ब्लड का। आगे देखिए, आगे है इसी में इस असामान्यता को पेटेंट डक्टस आर्टरीरियोसिस या अनावृत फुफ्फुस महाधमनी मार्ग कहते हैं। आगे देखिए, आगे है आलिंदी पटली दोष या एट्रियल सेप्टल विकार। देखिए इसमें क्या होता है, आलिंदी पटली दोष या एट्रियल सेप्टल विकार, इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये बच्चों में होने वाले जन्म दोष हैं जो हृदय के ऊपरी कक्षों यानी कि एट्रिया के बीच स्थित दीवार में एक छेद के कारण होता है। ये क्या है, क्या आपका क्या है, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या है, ये बच्चों में होने वाला एक जन्मजात दोष है जो हृदय के ऊपरी कक्षों यानी कि एट्रिया के बीच स्थित दीवार में एक छेद के कारण होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है वेंट्रिकुलर सेप्टल दोष। ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या है, देखिए इस दोष में बाएं एवं दाएं निलय, ठीक है, बाएं एवं दाहिने निलय के मध्य एक जन्मजात असामान्य छिद्र की वजह से हृदय दोष उत्पन्न हो जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। वेंट्रिकुलर सेप्टल दोष क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है, इसमें जो दोनों निलय है यानी कि बायां निलय और दाहिना जो निलय है उसके बीच में एक जन्मजात छिद्र उत्पन्न हो जाता है, जो किसकी वजह बनता है, जो हृदय दोष की वजह बनता है। ठीक है, जिससे हृदय दोष उत्पन्न हो जाता है। आगे देखिए, आगे है फुफ्फुसीय कपाटीय संकुचन या संक्षयन। ठीक है, देखिए यह एक अवरोध प्रतिकार है जो दाहिने निलय से रक्त प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न करता है। फुफ्फुसीय कपाट की कपार्दिकाओं के उद्गम स्थल पर ही एक दूसरे से चिपक जाने के कारण रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, खून का बहना रुक जाता है, और यही क्या बनता है, परेशानी का कारण बनता है। आगे देखिए, आगे है आपका महाधमनी संकुचन। ठीक है,
देखिए इसमें क्या है, इसमें प्रायः महाधमनी कपाट के विकारग्रस्त होने के कारण बाह्य निलय से रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। क्या होता है, जो बाह्य निलय है उससे रक्त का जो प्रवाह है वो रुक जाता है। गर्भवती महिला एवं नाल में पल रहे बच्चे को टिटनेस की बीमारी से बचाने के लिए गर्भावस्था में जितनी जल्दी हो सके टिटनेस टॉक्साइड का प्रथम बूस्टर टीका तथा द्वितीय टीका 1 माह के अंतराल पर लगाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा सकता है कि गर्भवती महिला या गर्भ में जो बच्चा है उसको टिटनेस की बीमारी से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो इसमें जितनी जल्दी हो सके गर्भावस्था के दौरान टिटनेस टॉक्साइड का प्रथम या बूस्टर टीका और द्वितीय टीका, यानी कि पहला जो टीका लगता है उसके 1 माह के अंतराल के बाद क्या लगता है, दूसरा टीका लगता है। ये दोनों ही लगवाए जाने चाहिए। आगे देखिए, आगे आपका शिशुओं के लिए टीका। ठीक है, ये जब आपने वाला चैप्टर पढ़ा था सार्वभौमिक टीकाकरण, तो उसमें आप ये बहुत एक्सप्लेन तरीके से पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ आपने चैप्टर में दिया है तो फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए 0 से 1.5 माह की आयु पर, ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है तब से 1.5 माह की आयु पर उसको कौन सा टीका सर्वप्रथम दिया जाता है, पोलियो का। ठीक है, पोलियो। देखिए BCG की एक खुराक तथा OPV पोलियो की एक 0 खुराक। ठीक है, जब बच्चा 0 से 1.5 माह का होता है तो उसको BCG की एक खुराक दी जाती है तथा OPV यानी पोलियो की एक 0 खुराक दी जाती है। और क्या दिया जाता है, और उसको दिया जाता है हेपेटाइटिस B का पहला टीका और DPT का पहला टीका। ये याद रखिएगा, ये कब से है, ये है जब बच्चा 0 से लेकर 1.5 महीने का होता है, जब उसका जन्म होता है, जन्म से लेकर 1.5 महीने के अंदर उसको BCG का टीका, OPV की एक खुराक, हेपेटाइटिस B का टीका और DPT का एक टीका दिया जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जब बच्चा क्या होता है 2.5 महीने का हो जाता है, ठीक है, 2.5 माह की आयु पर उसको DPT का द्वितीय टीका दिया जाता है, हेपेटाइटिस B का द्वितीय टीका दिया जाता है और पोलियो यानी कि OPV का दूसरा टीका दिया जाता है। जिनकी पहली खुराक 0 से 1.5 महीने के अंदर दे दी गई थी, उसी की जो दूसरी डोजें हैं यानी कि DPT की दूसरी डोज, हेपेटाइटिस B का दूसरा डोज और OPV यानी पोलियो का जो दूसरा डोज है वो 2.5 माह यानी 2.5 महीने की आयु पर दिया जाता है। उसके बाद देखिए 3.5 माह की आयु पर, 3.5 माह की आयु पर जब बच्चा 3.5 महीने का होता है तो उसको DPT का तृतीय टीका यानी कि DPT की 3rd वैक्सीन, हेपेटाइटिस B का तीसरा टीका और OPV यानी पोलियो का तीसरा टीका दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है 9 से 12 माह की आयु पर, जब बच्चा 9 से 12 महीने का यानी कि 9 महीने से 1 साल के बीच में होता है तब उसको खसरा मीजल्स का टीका दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछा सकता है कि किस आयु के बच्चे को खसरा यानी कि मीजल्स का टीका दिया जा सकता है, तो ये है 9 से 12 महीने के बीच के बच्चे को ये दिया जाता है। ठीक है, ये इसकी आदर्श आयु है ये टीका देने की। इसके बाद देखिए, इसके बाद जब बच्चा 16 से 24 माह का होता है यानी कि जब वो लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में होता है तब उसको DPT का बूस्टर, ठीक है, जो आप अभी ऊपर DPT की 3 खुराकें हो चुकी ना, तो DPT का बूस्टर और पोलियो का बूस्टर टीका दिया जाता है। जब बच्चा 5 से 6 वर्ष की आयु पर होता है तो उसको DT का टीका दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद है जब बच्चा 10 से 16 वर्ष की आयु का होता है तो उसको TT यानी कि टिटनेस का टीका दिया जाता है। देखिए भारत सरकार सख्त रोगों से बचाव के लिए टीका लगाने का एक कार्यक्रम चला रही है। ठीक है, तो देखिए ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको एक शॉर्ट के माध्यम से ये आपके चैनल पर एक शॉर्ट के रूप में भी डाला गया है। ठीक है, तो शॉर्ट्स में भी इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए, आगे है भारत सरकार ने 7 बीमारियों के लिए टीका लगाने का एक प्रोग्राम यानी कि इंद्रधनुष के नाम से चला रही है। आपको ये इम्पॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि टीकाकरण के संदर्भ में इंद्रधनुष क्या है, तो इंद्रधनुष क्या है, भारत सरकार द्वारा 7 बीमारियों के लिए एक टीका लगाने का प्रोग्राम है। क्या, कौन सा, उसका नाम है इंद्रधनुष। इसमें कौन कौन सी आपकी बीमारियां हैं, तो इसमें बीमारियां हैं आपकी डिप्थीरिया, हुपिंग कॉक यानी कि काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, TB, मिजल्स यानी कि खसरा, हेपेटाइटिस B शामिल हैं। ये टीके 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों को लगेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपका सिर्फ इस एक पैरा से एक ना एक क्वेश्चन आपका 100 में से मुख्य सेविका के पेपर में ज़रूर रहेगा। ठीक है, तो इतना ये याद रखिएगा।
देखिए भारत सरकार ने 7 बीमारियों के लिए टीका लगाने का एक प्रोग्राम इंद्रधनुष नाम से चालू किया है, जिसमें कौन कौन सी आपकी बीमारियां हैं, जिसमें आपकी 7 बीमारियां हैं। कौन कौन सी? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, मेजल्स और हेपेटाइटिस बी। इसको कहीं पर नोट ज़रूर कर लीजिएगा। और ये जो टीके हैं, ये टीके 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों को लगेंगे। आगे देखिए, आगे है कुछ चयनित जिलों में जेई यानी कि जापानी इंसेफेलाइटिस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को भी शामिल किया गया है। देखिए कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर जेई का टीका देने की ज़रूरत है, यानी कि जापानी इंसेफेलाइटिस का टीका देने की ज़रूरत है, तो वहां पर ये दिया जाएगा। लेकिन ये सभी जगह पर पूरे भारत में सार्वभौमिक रूप से कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है इसके अतिरिक्त वर्ष 2016 से रूबेला, ठीक है, जापानी इंसेफेलाइटिस, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन बाईवैलेंट, ठीक है, और रोटा वायरस के टीके भी इस प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं। 2016 के बाद से क्या किया गया है, इसमें ये आपके जो 3-4 टीके हैं, रूबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन बाईवैलेंट और रोटा वायरस, इस तरह के टीके भी इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर आपकी हो गई टीके की बात, ठीक है। अब आपको क्या देखना है? अब देखना है स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग देखनी है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या है? इसमें है शिशुओं के पोषण की शुरुआत भ्रूणावस्था में प्लेसेंटा की सहायता से माता की गर्भावस्था में हो जाता है और जन्म के बाद माता अपने दूध द्वारा उसका पोषण करती है। ये क्या है? ये है स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग। आगे देखिए, आगे है इसमें आगे दिया हुआ है स्तनपान शिशु के संरक्षण और संवर्धन का काम करता है। माँ के दूध में लैक्टोफेरिन नामक तत्व होता है जो बच्चे की आंत्र में लौह तत्व को बांध लेता है और लौह तत्व के कारण शिशु की आंत में रोगाणु पनप नहीं पाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इस पैरा से आपका क्या बन सकता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है कि माँ के दूध में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखिएगा माँ के दूध में लैक्टोफेरिन नाम का तत्व पाया जाता है, जो क्या करता है, जो बच्चे की आंत में लौह तत्व यानी कि आयरन को बांध लेता है और लौह तत्व के कारण जो बच्चे की आंत है यानी कि जो उसकी इंटेस्टाइन है उसमें जो जर्म्स है, जो रोगाणु है, जो वायरस है, वो पनप नहीं पाते हैं, ठीक है। इसलिए जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है प्रसव के आधे घंटे में स्तनपान कराना चाहिए। यदि शिशु का जन्म सिजेरियन तरीके से हुआ हो तो 4 से 6 घंटे के भीतर माँ का स्तनपान कराना चाहिए। देखिए सामान्य तौर पर जब जो प्रसव है वो सामान्य तरीके से हुआ हो तो शिशु को आधे घंटे के अंदर स्तनपान करा देना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो बच्चा है उसका जन्म ऑपरेशन वाली तकनीक से हुआ है या किसी सिजेरियन तरीके से हुआ है तो उसको किसी भी हालत में 4 से 6 घंटे के भीतर माँ का जो दूध है वो पिलाना चाहिए, स्तनपान कराना चाहिए। इसके बाद देखिए, शुरू के दिनों में दूध माँ के स्तनों से निकलता है, वह गाढ़ा पीला होता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम पे क्वेश्चन बहुत बार कई बार रिपीट करके आ चुके हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रम क्या है? तो कोलेस्ट्रम क्या है? शुरू के दिनों में, प्रसव के बाद शुरू के दिनों में वो दूध जो माँ के स्तनों से निकलता है वो गाढ़ा पीला दूध, ठीक है, जो प्रसव के तुरंत बाद माँ के स्तनों से निकलता है उसको क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कोलेस्ट्रम में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कोलेस्ट्रम में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहते हैं। यह नवजात शिशुओं की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में मदद करता है। क्यों इतना फोकस किया जाता है कि बच्चे को माँ का दूध ज़रूर पिलाना चाहिए? क्योंकि इससे क्या होता है, जो बच्चा है उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, उसके अंदर रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो विकसित होती है, वो बढ़ती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है स्तनपान कराते वक्त माता की स्थिति, यानी कि बच्चे को स्तनपान कराते समय जो माता है उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें है पहला पॉइंट है करवट लेकर, ठीक है।
करवट लेकर, देखिए सिजेरियन वर्ग की माताएं यानी कि वो माताएं जिन्होंने अपने बच्चे को किसी ऑपरेशन के द्वारा जन्म दिया है, उस तरह की माताओं को क्या करना चाहिए, करवट लेकर यानी कि निचले स्तन से दुग्धपान कराते समय पसलियों के नीचे तकिया रखकर माता के शरीर को हल्का ऊपर उठाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट तरीका देखिए, नेक्स्ट क्या है इसमें, बैठकर। इसमें माता की पीठ सीधी एवं गोद से 90 डिग्री के कोण पर हो। स्तनपान कराने के बाद शिशु को डकार दिलाना चाहिए जिससे बच्चे का दूध हजम हो जाता है। आपने अपने आस पड़ोस में या अपने घर में किसी छोटे बच्चे को देखा जाता है कि उसको मतलब दूध पिलाने के बाद क्या किया जाता है, उसकी पीठ पर थपकियाँ मारकर उसको डकार दिलाई जाती है। क्यों? जिससे उसका दूध क्या हो जाता है, हजम हो जाता है। ठीक है, ये कब है, ये है बैठकर। इसमें क्या हो जाए कि माता की पीठ एवं गोद के बीच में यानी कि उसकी रीढ़ की जो हड्डी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसकी गोद और रीढ़ की हड्डी के बीच में, पीठ के बीच में 90 डिग्री का कोण हो। ठीक है, यानी कि वो सीधे बैठी हो। ठीक है, आगे देखिए, आगे है शिशुओं का पोषण। ठीक है, इसमें क्या है, बीमारियों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य वर्धन हेतु रोगियों के शिक्षण में पोषक तत्वों का ज्ञान तथा पोषक के मूलभूत सिद्धांत महत्वपूर्ण होते हैं। आगे देखिए, जब नवजात सांस लेने के दौरान सीटी जैसी आवाज़ें निकालता है तो इसका अर्थ है नवजात को सांस लेने में कोई परेशानी है, वह श्वसन नली में कोई रुकावट है। क्वेश्चन बन सकता है कि यदि नवजात बच्चा सांस लेने के दौरान सीटी बजाने जैसी आवाज़ निकाले तो इसका क्या अर्थ है, तो इसका मतलब होता है कि बच्चे को सांस लेने में किसी तरह की कोई परेशानी है, या तो उसकी जो विंड पाइप है, उसकी जो श्वसन नली है, उसमें किसी तरह की कोई रुकावट है। आगे देखिए, आगे है इसमें देखिए, प्रदूषण, रासायनिक धुएं एवं धूल नवजात के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ये नवजात का, ये तो भाई किसी के लिए भी नुकसानदायक है, लेकिन वो बच्चा क्या है, वो अभी बाहरी दुनिया में एकदम नया नया है, इसलिए वो चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं कंपेयर टू बड़े लोगों के। ठीक है, देखिए, बॉटल का दूध पीने से बच्चों में मोटापा की समस्या के अलावा कई अन्य बीमारियां हो जाती हैं और उनका विकास भी प्रभावित हो जाता है। आपने देखा होगा जो बच्चे बॉटल से दूध पीते हैं वो काफ़ी, उनका जो शरीर है वो फूल जाता है। तो लोग सोचते हैं कि बच्चा बहुत स्वस्थ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, वो किसी तरह की दिक्कतों के कारण उनका शरीर फूल जाता है और जो उनका विकास है वो भी क्या होता है, मतलब जो नॉर्मल बच्चा है जो लगातार अपनी माँ का दूध पी रहा है और एक बच्चा है जो बॉटल वाला दूध पी रहा है, बोतल वाला दूध पी रहा है, ठीक है, पाउडर वाला दूध पी रहा है, उन दोनों का जो विकास है उसमें आपको मतलब फ़र्क ज़रूर समझ में आएगा। जो बच्चा माँ का दूध पी रहा है वो ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा फुर्तीला होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है शिशुओं एवं छोटे बच्चों हेतु उपयुक्त आहार नाल। ठीक है, ये हम करेंगे अब अपना आपका नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका शिशु एवं छोटे बच्चों हेतु उपयुक्त आहार प्रणाली देखेंगे और उसके बाद आपका शिशु का प्रारंभिक पोषण एवं आहार देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 1 से 2 बार रिवीजन ज़रूर करिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपके 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए थे, उनको नोट ज़रूर करते जाइएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।